ओके चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। स्टार्ट हमने किया जी मनी की इंट्रोडक्शन से, कैसे बनना शुरू हुई, वो डिफरेंट वीडियोस हैं, 6 वीडियोस आपके साथ मैंने शेयर की। उसके बाद हमने कमर्शियल बैंक्स को डिस्कस किया, उसके कुछ फंक्शंस को देखा। आज हम थोड़ा सा मॉडर्न किस्म का बैंक जो है उसको देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट बैंक। सो बेसिकली हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट मुझे कहीं से मिल गया, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है जी? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंक? कुछ चीजों का पता जो है वो डिटेल में जाके डालना। दिस इज व्हाट इज रिटन यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मनी। पैसे का जो कंट्रोल है उसका आपके पास जो है फ्लो मैनेज किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि जी होते कमर्शियल बैंक में तो यही करते हैं। आप कहते हैं ठीक है, खैर कमर्शियल बैंक्स में फर्क क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक के अंदर फिर फर्क कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं है क्या। The goal of investment banking is channeling the cash from investor looking for return into hands of entrepreneurs and business builders who are looking for ideas but short of bucks. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर्सनल कंजम्पशन के लिए पैसा नहीं देता। आपको गाड़ी लेनी है तो इन्वेस्टमेंट बैंक आपको पैसे नहीं देगा, आपको घर लेना है तो इन्वेस्टमेंट बैंक आपको पैसे नहीं देगा। एंड इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, या तो वो शुरू से स्टार्ट होगा या एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा या एग्जिस्टिंग बिजनेस का कोई ना कोई नया आइडिया होगा। एक और जो डिफरेंस होता है कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक के दरमियान, सेलिंग सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट बैंक सिक्योरिटीज के अगेंस्ट पैसे लेता है। कैसे? कमर्शियल बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक जो है वो इंडिविजुअल से पैसे लेता है। आप ज्यादा पैसे आप बैंक में जमा करवा दें, आपको कोई रिसीट दी जाएगी? कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आपका बैंक अकाउंट जो है वही सारे ये सारी एक स्टेटमेंट है। आपकी बैंक स्टेटमेंट मैक्सिमम आपके पास है, क्लोजिंग बैलेंस की आप स्टेटमेंट ले ले वो आपके पास है, कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती आपको। जो इन्वेस्टमेंट बैंक पैसा लेता है वो सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस से पैसा लेता है। सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस क्या है? मिसाल के तौर पर मुझे पैसे चाहिए और मैं एक गवर्नमेंट हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंक जिसके पास जाती हूँ मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ, मुझे पैसे चाहिए। एक तरीकाकार है डायरेक्ट बैंकों के पास चला जाऊँ, हम बैंकों से भी पैसे लेते हैं। दूसरा तरीकाकार है मैं करेंसी नोट इशू कर दूं, हम करेंसी नोट भी इशू करते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान की एक कंपनी है जो कि नोट्स और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना, जो बैंक्स में बेहतर पता होगा, जैसे आपका जिस पेपर के ऊपर डिमांड ड्राफ्ट प्रिंट होता है दैट इज अ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, वो संभाल के रखा जाता है। इसी तरह जिस पेपर के ऊपर करेंसी है वो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट होता है। जिस पेपर के ऊपर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स इश्यू होते हैं वो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट होता है, यानी वो पेपर एक किस्म की जेन्युइननेस का प्रूफ होता है। इसी तरह कॉलेज की तरफ से जो आपको डीएमसी मिलती है वो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो आम पेज के ऊपर नहीं होते। फाइनल डीएमसी की बात कर रहा हूँ, दूसरी वाली की बात नहीं कर रहा। तो बेसिकली वो कंपनी जो इस तरह के पेजेस बनाती है ना, गवर्नमेंट को बनाती है, वो गवर्नमेंट की कंपनी है, उसका इस दफा प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है। 60% प्रॉफिट हुआ उसको अपने लास्ट ईयर के प्रॉफिट से। गवर्नमेंट ने इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले में 60% ज्यादा नोट ज्यादा छपे हैं तो कागज ज्यादा बनाना पड़ा, जब ज्यादा कागज बनाना पड़ा तो प्रॉफिट हुआ। ऑब्वियसली वो पैसा सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज होता है, यानी प्रिंटिंग ऑफ मनी के लिए यूज होता है, उसका कोई और सोर्स नहीं है। सो नोट हमें चाहिए तो हम, यानी उधार चाहिए तो सीडीआर, बेसिकली एक क्वेश्चन आया, सीडीआर कैश डिपॉजिट रिसीट होती है जैसे सीडीआर उसे कहते हैं। ये जनरली जो है आपके जो टेंडर्स होते हैं उसके अंदर यूज होती है। सीडीआर 5% की है जी, टेंडर की अमाउंट है वो इतने का है तो उसके इतने परसेंट आपने सीडीआर जमा करवानी है। और अगर वो आपका टेंडर आपको विन, तो आपकी वो सीडीआर जो है वो टेंडर की अमाउंट में एडजस्ट हो जाती है। और अगर आपका टेंडर अनसक्सेसफुल होता है तो फिर जिसके नाम पे वो सीडीआर इशू करवाई होती है आपने, आप उससे लिक्विडेट करवा देते हैं और वो आपको वापस दे देते हैं, तो आप अपने पैसे वापस ले लेते हैं। दैट इज बेसिकली कैश डिपॉजिट रिसीट। सो गवर्नमेंट डिफरेंट तरह से पैसे, एक तरीका बताया प्रिंट करके, दूसरा बैंकों से लोन लेके, तीसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जरिए सिक्योरिटीज को इशू करके। गवर्नमेंट हर साल बॉन्ड्स इशू करती है जब चाहिए होता है पैसे, हम उनका नाम रखा हुआ हमने सकूक बॉन्ड। गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है उस पे होता क्या है,
उस पे ये है कि बेसिकली जब मुझे पैसे चाहिए और लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, या मैं अपना इंटरेस्ट रेट जो है उसको कम करना चाहता हूँ, तो मैं सिक्योरिटी क्या है? मंगला डैम, तरबेला डैम, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग, मोटरवे, डिफरेंट एयरपोर्ट्स और गवर्नमेंट की जो अप्लायंसेस हैं जो कि अर्निंग साइड पे होती है, जिनको बेच के जो है वो हम पैसे कमा सकते हैं इंटरनेशनल फ्रंट पे भी और लोकल भी। तो हम कहते हैं ठीक है यार, आप इस तरह करते हैं, उधार ले लेते हैं, उधार के अगेंस्ट जो है हम आपको कुछ सिक्योरिटीज दे देते हैं। सिक्योरिटी क्या है? तो पेपर क्या है? आपको इस चीज का सबूत देता है कि आप बैंक अकाउंट नहीं खोल रहे। देखें, बैंक से जब उधार लेना होता है, आप बैंक से जब उधार लेते हैं तो आपको जो है वो कोई सिक्योरिटी डायरेक्टली नहीं देनी पड़ती, एक ही डॉक्यूमेंट है। आप कहते हैं कि मैं जो हूँ क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ना मंगला डैम जो है ये सिक्योरिटी के तौर पर देता हूँ। मंगला डैम के व्यूअर्स मुझे 6 अरब रुपए चाहिए। मैं 6 अरब के जो है वो 6 करोड़ शेयर्स बना देता हूँ। हर शेयर की कीमत जो है वो 100 रुपए है। तो हर शेयर होल्डर के पास एक डॉक्यूमेंट होगा जिसकी कीमत 100 रुपए होगी। उसके ऊपर लिखा होगा कि आपको जो पैसे जो है वो मंगला डैम से प्रोड्यूस होने वाली बिजली से इनकम के जो पैसा आएगा उससे वापस करेंगे, और ये मंगला डैम जो है वो सिक्योरिटी है। और इन केस अगर पैसे और या इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे तो आपके पास राइट है कि आप इस कागज को दिखा के किसी भी अदालत के जरिए हुक्म लेके आप मंगला डैम का कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने पानी तभी वहां से इकट्ठा करना। तो मंगला डैम की एक प्रोडक्ट है बिजली जो बिकती है और वापडा खरीदता है। ठीक है। सो इस तरह से आप सिक्योरिटी आप लेते हैं सिक्योरिटी की। वो जो मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है वो एक सिक्योरिटी है, और वो सिक्योरिटी के जरिए जो है वो पैसे इन्वेस्टमेंट बैंक लेता है। एक और सिक्योरिटी क्या है? शेयर्स। मुझे पैसे चाहिए। देखिए, जो डेट होता है, उधार होता है, वो वापस करना होता है। जो शेयर्स के जरिए पैसा लेना होता है वो वापस नहीं करना होता। वो कंपनी जब तक बंद नहीं होगी, हमने कंटेम्प्रेरी बिजनेस स्टडीज में पढ़ा। तो वो शेयर भी एक सिक्योरिटी है ना, एक एविडेंस है। जब आप डायरेक्ट लोन लेते हैं तो कोई सिक्योरिटी, कोई एविडेंस नहीं होता। तो इन्वेस्टमेंट बैंक इस प्रोसेस के लिए डिफरेंट है कि सिक्योरिटीज के जरिए आपको जो है वो पैसे निकाल के देते हैं। तो हम कहते हैं एंड देन ट्रांसफर। तो वापस आते हैं जी। सो सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के जरिए आप पैसे ले रहे हैं। तो इस प्रोसेस के जरिए जो पैसे आते हैं दैट इज सपोज टू बी कॉल्ड डन बाय इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और हमने एक प्रोसेस देख लिया कि सिक्योरिटी इन्वॉल्व होगी। डायरेक्ट जो तरह की कोई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो है वो आपके साथ शेयर नहीं किया जाता। तो अब आगे चलते हैं। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दैट muddy this fundamental purpose, but in that investment bankers simply find opportunity to unlock the value of companies or ideas or create business or route money from being idle to having a productive business। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर को ये समझ लें एक ऐसा शख्स है जिसके पास हर वक्त पैसे अवेलेबल हैं और वो बड़े बड़े बिजनेसेस को उधार देने के लिए रेडी है। वो उधार जो है वो 3 तरह का हो सकता है। एक प्योर उधार है जो वापस मिलेगा। एक ऐसा उधार है जो आप पार्टनरशिप की फॉर्म में देते हैं कि भाई मुझे पैसे वापस नहीं, इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बल्कि मैं इतने परसेंट पैसे दे के आपके साथ मालिक बनना चाहता हूँ। आई वुड लव टू बी पार्टनर विद यू। मैं आपके साथ पार्टनरशिप पे आ जाता हूँ। या कहीं जगहों पे आप पास कोई बिजनेस आइडिया है तो लाएं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपने पैसे भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर देता है। और तीसरा तरीकाकार ये है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो मिक्स तरीकाकार से कहता है ठीक है यार उधार ले लो, अगर आपसे उधार वापस नहीं हो सकेगा तो मेरे उधार को आप पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर देना कि मेरे उधार के पैसे को आप कन्वर्ट कर दो, और अगर आपने 10 लाख लिए हैं तो मैं 10% का मालिक बन जाऊंगा। उधार वापस ना करना, मैं मालिक बन जाऊंगा, मैं पार्टनर बन जाऊंगा। अगर आपने 20 लाख लिया तो आप 20 लाख मुझे, आपने 50 लाख दिया तो मैं 50% पे चला जाऊंगा आपके साथ पार्टनर। सो दिस इज वेयर इन्वेस्टमेंट बैंक एक पर्सपेक्टिव से आता है। यानी इन्वेस्टमेंट बैंक को आप ये समझ ले कि वो साथ बिजनेस क्या, कमर्शियल बैंक इतनी डिटेल में इन्वॉल्वमेंट को लेके नहीं चलता। कमर्शियल बैंक जो है वो ऊपर ऊपर से उधार चाहिए, ले लें जी, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप दे दें। इन्वेस्टमेंट बैंक डिटेल में जाता है, आपकी हेल्प भी करता है उस उधार को यूज करने में, नए प्रोजेक्ट में साथ मिलकर इन्वेस्ट भी करता है और उसके साथ साथ कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली
ये हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर काफी हद तक डिफरेंस होता है। अब आगे चलते हैं कि जी जी। अच्छा सर, ये इन्वेस्टमेंट बैंक का रिसेंटली कौन से बैंक से रोल प्ले कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर अगर आप चले जाए तो हमारे पास ये है IGI इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है। किसी जमाने में एस्कॉर्ट बैंक हुआ करता था। चाइना के बैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। ये मेट्रो आई थिंक ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है चाइना का एग्जेम्प्ट बैंक है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, नाम मुझे भूल गया, जिसकी इन्वेस्टमेंट है। तो वो लॉन्ग टर्म किस्म के प्रोडक्टिव बिजनेसेस के अंदर लोन देते हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इस तरह की होती है कि दोनों साइड्स को जो है वो फायदा हो रहा होता है। यानी कि जो पाकिस्तान के बैंक से जो HBL वगैरह MCB आते हैं, यानी कि ये नहीं आते इनमें? ये नहीं है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी बैंक्स कमर्शियल बैंक्स हैं, बहुत लिमिटेड जो है वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। जी रोल नंबर 20 आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने वो भी बोला कि IGI इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, लेकिन IGI की आज तक कभी कोई ब्रांच देखी तो है नहीं। मैं बेसिकली एक सर्वेयर इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होते। ठीक है, यानी कि इनकी ब्रांच कोई नहीं होगी, अगर किसी ने इनको अप्रोच करना है तो डायरेक्ट जैसे इनके। हाँ जी, बड़े बड़े कस्टमर्स को पता है, मोस्ट प्रोबेबली वो पैकेजेस के अंदर उनका छोटा सा एक ऑफिस हो। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। हमारा एक बैंक है जिसका नाम है डोशे बैंक, ठीक है, पाकिस्तानी नहीं है, वो एक जर्मन बैंक है, डोशे बैंक। तो उसकी ब्रांच जो है अवारी होटल के अंदर है, 4-5 लोगों का स्टाफ है, वहीं पे बैठ के वो सारी की सारी डील करते हैं। अब नाम से ऐसे ले रहे हैं, जिंदगी में पहली बार मैंने सुना। कोई बात नहीं, तो कई इस दफा होता है। तो क्योंकि ये बैंक्स ऐसे हैं ना जो कि हमारी डील नहीं करते ना, उनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिजनेसेस को डील करता है। तो बिजनेसेस को पता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो कहाँ पे है। मिसाल के तौर पे JP मॉर्गन की बात हो रही थी कल क्लास में, ठीक है। अब JP मॉर्गन लगता है वो इंग्लैंड की किसी क्रिकेट टीम के प्लेयर का नाम है, इयन मॉर्गन का बड़ा भाई JP मॉर्गन, ठीक है। लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, पूरी दुनिया के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से यानी कि ऐसा ही इंस्टीट्यूट, एज इनके इंस्टीट्यूट है ऑफिस टाइप्स, लेकिन बैंकिंग का यानी कि रोल प्ले करते हैं। देखिए मैंने बताया ना कि आप समझ ले आपके मोहल्ले का सुनियारा है, ठीक है, उसके पास इतने पैसे हैं कि गली में जो प्लॉट बिक रहा है, जो घर बिक रहा है आसपास, जेब में पैसे लेके फिर रहा है और उसकी नजर है कि किसी टाइम कोई घर बिके तो मैं खरीद लूं। इन्वेस्टमेंट बैंक इस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, जहां पे बिजनेस के पास थोड़े पैसे कम हो गए हैं, बिजनेस मुश्किल हालात में चला गया, एक नया आइडिया आ गया है, तो वो बिजनेस की इस तरह की चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो छोटी गेम नहीं खेलते, उनके कस्टमर्स बड़े बिजनेसेस होते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं। तो मैंने अभी मिसाल दे दी, आपके इलाके में कोई ना कोई ठेकेदार होगा, कोई सुनियारा होगा, जो कोई प्रॉपर्टी जो नजर आए उस पर या तो वो फ्लैट खड़े कर देते हैं, या वो शादी हॉल बना देते हैं, या वहां पे वो घर बना के किराए पे दे देते हैं। तो वो आपके इलाके का इन्वेस्टमेंट बैंकर है। वो छोटी मोटी गेम नहीं खेलता। आप उससे 15-20 हजार रुपए उधार लेने जाएंगे तो नहीं देगा, लेकिन आप उससे कहेंगे जी मुझे 20 लाख रुपए उधार चाहिए और मेरा घर जो है वो गिरवी रख लो, तो वो फौरन देगा। सो चलते हैं, करते क्या इन्वेस्टमेंट बैंक्स के मेन फंक्शंस क्या है, लाइक सेवरल की बिजनेस एरियाज के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट है। फर्स्ट वन इज कैपिटल रेजिंग। उधार का एक तरीकाकार मैंने अभी बताया कि शेयर्स इशू करके आप उधार ले लेते हैं, आप रेज कर रहे हैं। हमने अंडर राइटिंग का पढ़ा था, रिमेंबर अंडर राइटिंग क्या होती है? आपके अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स की सब्सक्रिप्शन के लिए कोई बैंक प्रॉमिस करता है तो हम अंडर राइटिंग कहते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक अंडर राइटिंग भी करते हैं। The part of investment banking functions can help companies to organization to generate money from investor. This typically done through selling of shares or stock or debt. स्टॉक कहते हैं सिक्योरिटीज के कॉम्बिनेशन को, उनमें से एक सिक्योरिटी शेयर होती है, और डेट उधार, बॉन्ड्स वगैरह इशू करने हैं। तो आपको पैसा चाहिए, पाकिस्तान जो है वो मार्केट्स में फ्लोट करता है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने बॉन्ड्स इशू करता है। तो हम डिफरेंट
आर्म्स को यूज करते हुए यूज करता है। वापडा को पैसे चाहिए होते हैं कोई डैम बनाने के लिए, तो वापडा भी बॉन्ड इशू कर देता है। फाइनेंशियल एडवाइजरी हेल्प करता है बहुत सारे क्रिटिकल मामला के ऊपर। आईएमएफ को आप एक कमर्शियल आप इन्वेस्टमेंट बैंक समझ लें। लेट्स सपोज के दो मुल्क हैं, वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, तो उनका एक बैंक है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है। तो वो फंड लेकिन ही कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के तौर पे काम करता है। क्या करता है, जिस मुल्क के हालात खराब हो गए उसको क्या करता है, उधार दे देता है। क्या फ्री में देता है उधार? इंटरेस्ट चार्ज करता है। इंटरेस्ट चार्ज करता है। और उसके साथ क्या वो आपके साथ बैठ के आपको रिफॉर्म्स करने के लिए फोर्स करता ही नहीं करता? भैया सर करता है रिफॉर्म, करता हूँ। कहता है जी भाई टैक्स यहाँ से इकट्ठा करोगे आप इतनी चीजों की इनकम को बढ़ाएंगे, इस चीज को कम करेंगे, इस चीज की प्राइस को आप रेगुलेट करेंगे, इसको नहीं रेगुलेट करेंगे। क्यों? कहता है भाई मुझे आप देना नहीं है, मुझे अपने पैसे से प्यार है, तो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो मैंने इंटरेस्ट के साथ वापस भी लेने हैं। तो वो फाइनेंशियल एडवाइजरी भी प्ले करता है। पाकिस्तान की बजट की जो एस्टिमेट्स होते हैं, जब भी हम आईएमएफ से कोई भी लोन लेते हैं, वो साथ बैठ के हर एक चीज के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, हर चीज को मॉनिटर करते हैं। क्यों? कि उनको अपना पैसा जो है वो बहुत बहुत अजीज है, और उस पैसे को फर्दर सिक्योर करने के लिए वो आपकी इनकम और एक्सपेंस के सोर्स के ऊपर जो है वो आके चेक रख लेगा। तो हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, वो कहती हैं जी कि आईएमएफ के कहने पे हमने ये किया, बोलते हैं। ये उनसे कहते हैं कि भाई आपके पैसे हम यूं वापस करेंगे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजरी, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो समझ लें कि वो फाइनेंस की वर्ल्ड के ब्रेन्स जो हैं, टॉप ब्रेन्स जो हैं, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बैठे होते हैं। यानी वो जो इनसे ऊपर कोई फाइनेंस का चैंपियन नहीं होता इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो लोग बैठे हुए हैं। अब इनको पूरी दुनिया का पता है, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बनाएंगे, बिजनेस मॉडल्स भी बनाएंगे, इसके अलावा जो है वो प्रोजेक्शंस भी करेंगे, सारी की सारी चीजें। तो इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि ये आपको फाइनेंशियल एडवाइजरी भी प्रोवाइड करते हैं। किस तरह की फाइनेंशियल एडवाइजरी है? लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड। उसके अलावा कंपनी ने कोई चीज अपना पार्ट ऑफ बिजनेस बेचना है या खरीदना है, उससे रिलेटेड। इसकी एग्जांपल है कि एंग्रो का जो डेयरी का बिजनेस है, वो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी जो है उसने जो है वो खरीदा हुआ है जी। एक सजेशन आया, मैसेज आया कि जी वर्ल्ड बैंक भी फाइनेंशियल एडवाइजरी प्ले करता है। बिल्कुल करता है जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले भी करते हैं। A common business decision tackled by these type of investment bankers is whether to acquire another company or diverse of current product line। आप नई कोई प्रोडक्ट लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं नए कारोबार में। अब ये देखो, हम अगर एक जनरल स्टोर चलाते हैं, एक नई आइटम रखना है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अगर आप जनरल स्टोर से मेडिकल स्टोर साथ चलाना चाहते हैं तो मुश्किल फैसला है। जब कंपनी की बात आती है, कहते हैं जी कंपनी जो है वो गाड़ियां बना रही है, तो क्या हम टेक्सटाइल मिल लगा लें? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, घर के अंदर पावर लूम नहीं लगाने, खड़ियां चल रही हैं तो चलो कोई नहीं, नुकसान खैर बात है। कंपनी जब आएगी तो वो बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इसलिए हमें बहुत सारी एनालिसिस रिपोर्ट्स बनाना चाहती है, तो इस तरह के बैंक्स जो है वो फैसिलिटेट करते हैं आपको। एग्जांपल दिया मर्जर एंड एक्विजिशन करवाने के लिए। आपको मर्जर एंड एक्विजिशन जो होता है बहुत हेक्टिक किस्म का, बहुत लेबोरियस किस्म का एक काम होता है। इसको फैसिलिटेट करते हैं एडवाइजरी के जरिए कि दो बैंक्स आपस में मर्जर हो रहे हैं, दो कंपनीज आपस में मर्जर हो रही हैं, क्या करना है। मिसाल के तौर पे वारिद और जैज का मर्जर हुआ, वारिद को एक्वायर कर लिया जैज ने, तो कितना आसान हुआ होगा? ऐसे ही आसान हुआ होगा ना कि जी आज तो सारियां चीज़ां ताड़ियां साड़ियां तो साड़ियां ताड़ियां, कैसे हुआ होगा? नहीं भाई, बहुत सारे रिसोर्सेज ओवरलैप होंगे। टावर्स वारिद के भी हैं, टावर्स जैज के भी हैं। वारिद के पास भी टेलीकॉम के जो है वो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, जैज के भी है। फिर आपको पता है बहुत सारी, अगर कोई टेलीकॉम सेक्टर में किसी का कोई जानने वाला काम करता है तो आजकल तो सैचुरेशन हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया जैज वालों ने, बहुत सारे लोगों को वारिद के अंदर फायर कर दिया गया जैज की एक्विजिशन के बाद कि ये वाला काम जो है हम खुद देख लेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ से होती है? बैठ के ये एडवाइजरी होती है, और उसका जो फाइनेंशियल पार्ट है वो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हेल्प करते हैं। कॉर्पोरेट लैंडिंग, रिमेंबर यहाँ पे खाली लैंडिंग नहीं है, कॉर्पोरेट लैंडिंग। बड़े बड़े बैंक्स को जब लोग
जरूरत पड़ जाती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, मलिक रियाज को पैसे की जरूरत पड़ गई है तो उसको कोई 100-150 रुपए की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, या हमारा जैसे बैलेंस खत्म हो रहा था तो लोन ले लेते हैं। तो मलिक रियाज को अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए होगा और वो ऑब्वियसली वो काफी बड़ा लोन होगा, तो पाकिस्तान का कोई एक जो है वो लोन देने के लिए शायद कभी भी रेडी ना हो। इसकी वजह क्या है? अगर वो प्रोजेक्ट डूबा तो सारा लोन डूबा, और अगर सारे का सारा लोन डूब गया तो आपका बैंक डूब गया। सो बेसिकली इस तरह के मामला जो है वो हो सकते हैं। तो फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट बैंक्स आते हैं जो पार्टनर बन जाता है, वो या पार्टनर के साथ क्या कर लेता है, सिक्योरिटीज इशू करवा देता है। भाई बात खत्म, हम अपने ऊपर क्यों लेते हैं? इस हाउसिंग सोसाइटी के शेयर्स बनाते हैं और उस शेयर्स को बेच के बस हाउसिंग सोसाइटी वाले क्या करते हैं, आपके पैसों से जमीन खरीदते हैं, आपके पैसों से उसको डेवलप करते हैं, आप ही के पैसों से उसको चलाते हैं और फिर बाद में आप ही को महंगी बेच देते हैं। होता क्या है? कुछ भी नहीं होता उनके पास। फाइल बिकती है ना सबसे पहले, फाइल से पहले क्या होता है? बैलेटिंग। अभी डीएचए वालों की एक बैलेटिंग चल रही है, गद्दारी का मेरे ऊपर मुकदमा ना चल पड़े, ठीक है, क्योंकि मैं इज्जत माब डीएचए के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इज्जत माब डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी का अभी उनकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली खत्म हो गया नहीं, तो कुछ प्लॉटों की ऑक्शन कर रहे हैं, 5 मरले के हैं, 10 मरले के हैं, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है। तो आप लोगों के साथ मैंने पहले डिटेल शेयर की है इसकी कि जो बैलेटिंग किस तरह होती है? नो सर। नहीं सर, नहीं की। ये नहीं की? नो सर, ओके, चल आप भी सुन ले, आप भी जो है वो बागी हो जाए। नहीं की सर, नहीं की। तो वहां पे वो क्या करते हैं, 5 मरले के उनके पास कुछ प्लॉट्स हैं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कितने हैं, बट हैं कोई सैकड़ों की तादाद में है। हम कह लेते हैं 500 प्लॉट हैं, 5,000 रुपए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है उस बैलेटिंग में एंटर होने के लिए, यानी वो पूरा अंदाजी में कि वो जो है वो आपको मिल सकता है अगर आपका नाम निकला है। लेकिन मजे की बात क्या है उसमें? मजे की बात यह है कि आप हर प्लॉट के लिए अलहदा से एप्लीकेशन देंगे, यानी अगर 500 प्लॉट है तो एक एप्लीकेशन सबके लिए काउंट नहीं होगी। उन्होंने लिखा हुआ है, प्लॉट नंबर दिया हुआ है, तो आप कहते हैं जी मैंने अगर ये 205वें नंबर पे प्लॉट को लेना चाहता हूं तो मैं 205 वाले की एप्लीकेशन के 5,000 रुपए दूंगा। अगर मैं कहता हूँ यार दूसरे प्लॉट के लिए भी मैं करना चाहता हूँ तो उसके 5,000 अलग है, तीसरे के लिए 5,000 अलग है। तो इमेजिन सोचें, इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे वो ऐसे ही। मैं कुछ नहीं कहता भाई, दिस इज द ब्रेन बिहाइंड कॉर्पोरेट बाइंग एंड लैंडिंग, कि खाली को इतने पैसे कमा लेते हैं हाउसिंग सोसाइटीज वाले, ये हम लोग जो है वो उतने पैसे शायद सारी जिंदगी में हम इकट्ठे तो हम परेशान हो जाए कि भाई करिए की। तो मैंने एग्जांपल दी, अभी ये 5 मरले के प्लॉट्स हैं, 10 मरले के अलहदा हैं, कनाल के अलहदा हैं, रेजिडेंशियल अलहदा हैं, कमर्शियल अलहदा हैं। तो हाउसिंग सोसाइटी वाले कॉर्पोरेट लैंडिंग की मिसाल दे रहा हूँ कि किस तरह से आपस में सारी की सारी, कई दफा लैंडिंग जब पॉसिबल नहीं होती तो आप इस तरह के मेथड्स को यूज करते हैं। जस्ट 1 मिनट, एक मैसेज आया जो मुझे, लेट मी रीड। प्लॉट निकलता भी है कि नहीं यार? आज से 4 साल पहले मैंने दिया था एप्लीकेशन, तब 15,000 रुपए थी कनाल की। माशाल्लाह 2 जगह पे दिया था और दोनों में से कोई भी नहीं निकला था। मेरे एक फ्रेंड है, उसने 5 मरले की 8 एप्लीकेशन जमा करवाई थी, 40,000 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक भी नहीं निकला था। ठीक है, तो निकलते होंगे लोगों के, ऑब्वियसली निकलते हैं, लेकिन पॉइंट इज इफ यू अप्लाई 1 एप्लीकेशन और वो 500 के लिए हो तो ठीक है, दैट इज द रीजनेबल वे टू एक्चुअली गो फॉर बैलेटिंग। लेकिन अगर आप हर प्लॉट के लिए लैदा कर रहे हैं तो फिर बंदा कहता है यार पहले प्लॉट वास्ते होना है, इसके लिए नहीं किया होगा। और उसी चक्कर के अंदर लाहौर के अंदर हजारों की तादाद में प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, और एक एक प्रॉपर्टी डीलर ने अगर एक भी एप्लीकेशन डाली हो, चलो हम कह लेते हैं हर चौथे एप्लीकेशन प्रॉपर्टी डीलर ने एक एप्लीकेशन डाली होगी, तो 50,000 तो प्रॉपर्टी डीलर होंगे ना लाहौर के अंदर। रिफंड नहीं होती भाई, यही तो मैंने बताया। सवाल आया कि रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल। ठीक है, समझ आ गई अब? वापस नहीं मिलने।
तो कितने पैसे, तो सोसाइटीज वाले ऐसे ही करते हैं, आपसे पहले वो फॉर्म के पैसे लेते हैं, फिर फाइल के पैसे लेते हैं। अब फाइल में आपको दिखा देंगे कि जी इधर आपका प्लॉट होगा, आपसे ही पैसे लेके उस फाइल के पैसों से उसको डेवलप किया, फिर उसके डेवलपमेंटल चार्जेस लेंगे, फिर पोजेशन के चार्जेस लेंगे। वो जमीन उन्होंने अगर एक कनाल जो है वो 8 लाख रुपए की खरीदी होगी, ठीक है, 8 कनाल बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, जब क्योंकि ये तो लाहौर से बाहर होती है ज्यादातर प्रॉपर्टी, और अपने पैसे से भी नहीं होते, जो जिसकी जमीन होती है उसको भी पैसे नहीं दे रहा, तो उससे कहा जाता है जी सोसाइटी बनेगी, फी प्लॉट इतने पैसे ताड़े। तो उसमें ये मैं एक डिफरेंट तरीका कार बता रहा हूँ कि कितने हैं। जो ये यहाँ पे एक आ गया कि जी हमारा एक प्लॉट EMI सेक्टर में फंसा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, फंसा रहे थे, टेंशन, बेच भी नहीं सकते उसको, लिक्विडेट भी नहीं कर सकते। चलो जी आप अपने टॉपिक पे आते हैं। ये स्कीम है कि हाउसिंग सोसाइटीज एक ऐसा अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट क्यों है, क्योंकि आपके अपने पैसे तो 1 रुपया भी नहीं लगता, आप लोगों के पैसों से लोगों को ही जमीन खरीद के लोगों को ही बेच देते हैं और एंजॉय करते हैं। सेल्स एंड ट्रेडिंग, आप सेल्स एंड ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे बताया हुआ है कि इनोवेटिव वे में आप बात करते हैं तो बिजनेस कंस्ट्रक्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब यह है कि उधार लेने के लिए आप डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं। भाई ये 5 साल के लिए सिक्योरिटी है और बैकअप पे हमारे पास एक मंगला डैम है, ये जी 2 साल के लिए हमें आपसे उधार चाहिए, बैकअप के ऊपर मोटरवे है। ये फाइनेंशियल लोग आपको पैसे देंगे और रसीद अपने पास रखेंगे, वो रसीद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो खरीदा जाता है और वो बेचा जाता है। तो मैं मोटरवे को रख के सिक्योरिटी उस सिक्योरिटी को बेचूंगा, यानी मोटरवे को बेचूंगा, तो एक शख्स तो नहीं खरीद सकता, तो मैं हिस्से बना लेता हूँ, और हिस्से बनाऊंगा तो उसकी डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो सेल्स और ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं इस सारे के सारे। फॉर एग्जांपल जिस तरह फाइल होती है, प्लॉट तो होता नहीं पीछे, तो फाइल की बाइंग एंड सेलिंग होती है, लेकिन आपको पता है कि यार कभी ना कभी इसके पीछे तो प्लॉट आ ही जाएगा। वो वाला हिसाब है कि पैडल मिल गया हमें तो साइकिल इसके अंदर डलवा लेंगे कभी ना कभी। ब्रोकरेज सर्विसेज, ब्रोकरेज सर्विस क्या होती है जी, आपके पास जो है ब्रोकर कहते हैं मिडलमैन, जो डिफरेंट पार्टीज को आपस में इकट्ठा करता है, तो आपस में वो इकट्ठा करने के कमीशन लेता है। आपका जो प्रॉपर्टी डीलर है वो ब्रोकर है। और क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकर पैसे की ब्रोकरेज सर्विसेज करता है, पैसा कहीं से ढूंढ के देगा या को कहीं इन्वेस्ट करके देगा तो उसके वो पैसे लेगा सर्विस के। रिसर्च अभी बात हुई ऊपर हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे वो फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहा है, जहां एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको यस और नो में जवाब देने के लिए। और कोई आप फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपसे पूछा जाता है भाई बताओ ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, तो आज बैठ के वो आपको जो है वो फ्यूचर जो है उसकी एस्टिमेशंस करके जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है ये बिजनेस ऐसा है वैसा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आगे क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर उन्होंने बता दे जी इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज आर इंटरचेंजेबल। आप सिक्योरिटीज के अंदर ही जनरली इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिजिकल एसेट्स के अंदर भी होती है और फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर भी। फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो सिक्योरिटीज होते हैं, फिजिकल एसेट्स जो है वो आपके पास लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, इस तरह की चीजों को कहते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स टिपिकली सर्व द रोल ऑफ मिडलमैन, सिटिंग बिटवीन द एंटिटीज दैट नीड मनी एंड दोज हु हैव इट। But periodically, units of investment banking operations may invest their own money in promising companies or project. अपने पैसे लगा देते, जहां आपको नजर आता ना ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, हम अपने पैसे लगा देते हैं इस कारोबार के अंदर। मिसाल के तौर पे आपके पास पाकिस्तान के अंदर दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बैंक बट एक कंपनी है जिसका नाम है Zameen.pk। Zameen.pk वाले क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज की। और क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है, सोसाइटी किसी और की है, प्लान वो कर रहे हैं, मार्केट वो कर रहे हैं, बुक वो कर रहे हैं, बेच वो रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, अपना रुपया भी नहीं लग रहा उस प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो किसी की जमीन के ऊपर किसी ठेकेदार के एक सोसाइटी बना देते हैं और अपनी शो करवा के उसको बेचना शुरू कर देते हैं। और लोगों से कहते हैं कि भाई जिसकी जमीन है उसे कहते हैं प्लॉट बिकेगा तो पैसे मिलेंगे, ठेकेदार से बिकेगा तो आपको आपका पोर्शन दे देंगे। और अपना क्या लगा, कुछ भी नहीं। 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है, उसके ऊपर 1.25 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन हुई, 2.25 करोड़ रुपए का एक वो विला बन गया। ठेकेदार जिसका 1 करोड़ रुपया लगा था उसको 1.5 करोड़ दे दिया, जिसकी जमीन थी 1.25 करोड़ लगा था उसको 1.5 करोड़ दे दिया, जिसकी जमीन थी 1 करोड़ की उसको भी 1.5 करोड़ दे दिया। 3 करोड़ रुपया जेब से गया, जेब से तो गया ही नहीं भाई। 6 करोड़ किसी से पकड़ा, 1.5 को दिया, 1.5 को दिया, 3 करोड़ अपनी जेब में डाला। और लोगों ने क्यों खरीदा, क्योंकि
Zameen.pk की तरफ से वो प्रोजेक्ट जो है वो सेल्फ एंडोर्स था कि भाई हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंक यही करते हैं, जहां उनको नजर आता है कि यार इसमें तो बहुत फायदा है, तो हम किसी से क्यों पैसा उधार लेके दें, हमारे पास अपना भी तो पड़ा हुआ है ना, वो पैसा डाल देते हैं इसके अंदर। आपसे बात हुई थी वेंचर कैपिटल की, बहुत सारे आईटी जो एप्स होते हैं या आईटी बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, उनके दुनिया भर के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं और उन कॉम्पिटिशन्स को स्पॉन्सर करती हैं बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, उसके बाद आपके पास गूगल, ये सारे के सारे। क्यों? तो कहते हैं यार इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई एक प्रोडक्ट जो है वो हमारा बहुत फ्यूचर में बेनिफिट दे सकता है, तो अगर हम इसके ऊपर $10 लाख लगा देते हैं और उसमें से एक वाला प्रोजेक्ट जो है वो बाद में जाके $1 अरब का बन जाता है, वो तो इतने पैसे दे जाएगा कि इस तरह के और प्रोजेक्ट हम खरीदना शुरू करते हैं। तो बजाय इसके कि हम अपनी टीम को एम्प्लॉय करें, यार आप बैठ के नया ऐप डेवलप करो, आप बैठ के कोई नई वेबसाइट डेवलप करो, आप बैठ के कोई अपडेट जो है वो विंडोज की डेवलप करो, वो मुफ्त में काम करवाते हैं। और मुफ्त में काम करवाने का कार क्या है? इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स, बिजनेस आइडिया कॉम्पिटिशन, और कुछ इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग लोकल लेवल पे करवा ली, और फाइनल शॉर्ट पे दुनिया के किसी अच्छे मुल्क में उन स्पॉन्सर्स की टीम को 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उनको जो है वो स्पॉन्सर कर दिया और बच्चे इसी में खुश के दी और यूरोप का वीजा गया, घूम फिर आए। लेकिन ऊपर से वो लोग क्या है, वो शिकारी हैं, वो अच्छे बिजनेसेस की ताक में बैठे हुए हैं, एनालिसिस करके देख लेंगे कि इनका आइडिया जो है वो वर्केबल है या नहीं है। और ऑब्वियसली जो एक स्टूडेंट है उसके पास पैसे नहीं है उसको मार्केट में कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है, उसे कहते हैं भाई पैसे हम लगाते हैं, फ्लॉप हो गया तो खैर है, लेकिन अगर चल पड़ा तो इसके अंदर 70% हमारा शेयर। तो एक शख्स जिसके पास खाली प्लॉट पड़ा हुआ है उसे कहते हैं नहीं प्लाजा बना देंगे, बेच के 30% ताड़े पैसे प्रॉफिट में, 70% हमारे। तो वो कहता है ठीक है यार, मेरे से तो प्लाजा कभी बनना ही नहीं, प्लॉट के पैसे उतने नहीं मिल रहे जितने प्लाजा के मिल रहे हैं। तो दिस इज वेयर इन्वेस्टमेंट बैंक भी ऐसी हरकतें करता है। हमें लगता है वाह वाह क्या बात है, लेकिन असल में तो वो ब्रेन्स को जो है वो कैप्चर कर रहे होते हैं पैसे दे के। ये वो काम है जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले करते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ चुकी होगी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में और आम बैंकिंग में कितना फर्क है। आम बैंकिंग इस तरह को टेकअप नहीं करते, तो ये मुश्किल हो जाता है, इनका काम ही जो है। आम बैंकिंग में जनरल पब्लिक का बहुत ज्यादा जो है वो रोल आ जाता है, आपको उनके साथ डील कर। बैंकिंग में आपके पास जो है ही पार्टी बहुत मैच्योर पार्टी है, उसके हिसाब से जो है वो हमें चलना पड़ता है। आगे आ जाता है जी, हाउ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जी वो जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो डायरेक्ट किस्म की लोन देता है और जो आपके पास इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो दरमियान में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का लिखा हुआ है। अब देखो द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स दो इज द वे द मनी इज ट्रांसफर। किस तरीका कार से पैसे जो है वो आते और जाते हैं। बैंक्स डायरेक्ट पैसे लेता है, डायरेक्ट पैसे देता है जो कमर्शियल बैंक है। इन्वेस्टमेंट बैंक इस तरह से नहीं करता। वो क्या करते हैं, बैंक्स यूजुअली रिलाई ऑन सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। वो उधार की सिक्योरिटी बना के बेचते हैं, रिसीवेबल देते हैं उधार लेने की, सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अंडरराइटिंग। आप बैकअप पे कोई सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, उस सिक्योरिटी के शेयर्स बनाते हैं, वो शेयर्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, वो आप लोगों को दे देते हैं, लोगों से पैसे ले लेते हैं, वो पैसा कारोबार में लगता है। अगर आपके पास प्रॉफिट कारोबार से हो जाता है तो आप वो पैसा वापस कर देते हैं। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं होता उस कारोबार से, तो आप जो सिक्योरिटी दी जाती है उसको बेच देते हैं या उसको फर्दर आगे किसी और जगह पे सेल कर देते हैं और उसके हिसाब से आप अपने पैसे को रिकवर कर देते हैं। बैंकिंग की बात हो रही है जी, कन्वेंशनल बैंकिंग का मतलब वही है जो कमर्शियल बैंकिंग है। सो ये एक डिफरेंट है, ये आप बाकी खुद ही पढ़ लीजिएगा जी। सर जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है और एक कमर्शियल, ये सेम है? सेम है जी, सेम। और कन्वेंशनल में क्या फर्क होता है सर इसका? ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, कमर्शियल सेम है। अच्छा तीनों सेम है, ठीक। आगे आ जाता जी, होता क्या है, व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज डू दे सेल। कमर्शियल बैंक्स, सॉरी इन्वेस्टमेंट बैंक किस तरह की सिक्योरिटीज बेचते हैं? कहते हैं जी 3 तरह की, एक्विटी या इक्विटी कहते हैं, डेट उधार, और हाइब्रिड फिक्स